यह वाक युद्ध या इसे शीत युद्ध भी कहते हैं। यह विश्लेषण वर्तमान विश्व राजनीतियों के अपशब्दों पर आधारित है। इस सिलसिले में सबसे पहले उन देशों के नायकों पर चर्चा करेंगे जिनका कहना था कि असभ्य विश्व को सभ्य बनाने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा। वर्तमान में वे कितने सभ्य हैं? भारतीय परिदृश्य में वाक युद्ध सिर्फ सत्ता पर सवार होने तक सीमित है, अर्थात चुनाव तक। इसके बाद वाक योद्धा के विरुद्ध कोर्ट की शरण लिया जाता है। शुरू करते हैं वाकवान वर्तमान से विगत की ओर। वर्तमान में परमाणु परीक्षण के कारण डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के बीच वाक युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। 10 फरवरी 2016 उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग के बारे में कहा कि उत्तर कोरियाई तानाशाह आदमी एक बुरा दोस्त है, उसे कम मत समझो। 17 दिसंबर डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग पर प्रहार करते हुए कहा, रॉकेट मैन खुद के लिए एक आत्मघाती मिशन है। प्रत्युत्तर में किम जोंग ने भी कहा, एक भयभीत कुत्ता यानी डोनाल्ड ट्रंप एक भयभीत कुत्ता है जो जोर से भौंकता है। 8 नवंबर ट्रंप का जवाब था, उत्तर कोरियाई किम काली कल्पना है। आगे बढ़ते हुए उत्तर कोरियाई किम ने ट्रंप को पागल बुढ़ा कहकर संबोधित किया। उत्तर कोरियाई मीडिया ने भी ट्रंप को नहीं छोड़ा और कहा, पागल कुत्ते का भौंकना कोरियाई लोगों को कभी डरा नहीं सकता है। ब्रिटिश राजनीति में क्या हलचल हुआ? ब्रिटिश राजनेता एंड्रयू फॉल्ट्स शैडो विदेश सचिव जॉन डेविस को मोटा मांसपेशियों वाला ट्वीट से उपहासित किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने राष्ट्रपति बराक ओबामा को गरीब अज्ञानी का संज्ञा दिया था। रक्षा मंत्री जनरल मुस्तफा तलाश ने फिलिस्तीनी सेना यासर अराफात पर प्रहार करते हुए कहा था कि वह अमेरिकी स्वप्रचार के नारंगी राजकुमार हैं। रूढ़िवादी ब्रिटिश सांसद डोनाल्ड ट्रंप वाकवान चलाते हुए कहा, आपके पास एक नमचीर का करिश्मा है और एक निम्न श्रेणी के बैंक क्लर्क की उपस्थिति है। यूरोपीय सांसद सिगेल फराज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हरमन वैन रोम्पुय पर कटाक्ष किया कि वह एक गुस्सैल, दुष्ट और कटु बिशप है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आर्क बिशप डेसमंड टुटू को आड़ो हाथे लेते हुए कहा कि एक मानसिक अस्पताल में एक उदास नर्स की तरह रंगे हुए सुनहरे बाल, फूले हुए होठ, एक फौलादी नीली घुर रही है। 2007 के डेली टेलीग्राफ कॉलम में ब्रिटिश विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने हिलेरी क्लिंटन को कहा था कि वह अपनी प्रशंसा करने के लिए अपनी मां की खाल से एक ड्रम बनाता था। जॉर्ज लॉयड जॉर्ज अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी विंस्टन चर्चिल को कहा था कि आप एक गधे हैं, मिस्टर डेंजर हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज से लेकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश तक वह अपने मुंह से चांदी का पैर लेकर पैदा हुआ था। प्रतिद्वंदी जॉन हवार्ड पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने कहा था कि दुनिया की नैतिक सरकार पर वह एक धब्बा है। जॉन क्विंस एडम्स थॉमस जेफरसन के विरुद्ध कहा था कि लोग जॉर्ज बुश को प्रमाण के रूप में उद्धृत कर सकते हैं कि आप हार्वर्ड और येल शिक्षा के प्रभावों के प्रति पूरी तरह से अभेद्य हो सकते हैं। श्रमिक नेता एड मिलीबैंड पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने बरसते हुए कहा कि वह एक सेक्स भूखे बोआ कंस्ट्रक्टर की सभी संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करती है। ब्रिटिश राजनेता टोनी बैंक्स मार्गरेट थैचर पर आग उगलते हुए कहा कि एक असली सेंटोर पार्ट मैन पार्ट हॉर्स। लिंडन जॉनसन पर राज्य के पूर्व सचिव डीन एचेसन, रिचर्ड्स निक्सन और सर्सी लैनिस्टर के कुछ शंकर की तरह हैं। वो प्रधानमंत्री थेरेसा पर शिक्षा सचिव एमिली थॉर्नबेरी ने कहा, वह एक अच्छा लड़का है
लेकिन उसने अपना हेलमेट उतार कर कुछ अधिक फुटबॉल खेला। लिंडन जॉनसन ने जेराल्ड फोर्ड के बारे में कहा था कि वह एक मटन हेडेड ओल्ड वग पंप हैं। विदेश सचिव बोरिस जॉनसन लेबर लीडर जेरेमी कॉर्बिन पर आग उगलते हुए कहा कि वह ऊनी, नफरत, मूसली खाने, टोरी चाटने वाला स्पिल्ट्स है। प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन पर ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रायली आग फेंकते हुए कहा कि वह एक स्कॉच पैडलर का हरामी बब्बा है। जॉन एडम्स अलेक्जेंडर हैमिल्टन को कहा था कि उसके पास एक चॉकलेट एक्लेयर की रीढ़ है। थियोडर रूजवेल्ट राष्ट्रपति विलियम मैकिनले पर कटाक्ष किया था कि वह शायद सोचती है कि सिनाई साइनस का बहुवचन है। मार्गरेट थैचर पर सांसद जोनाथन एटकेन आग फेंकते हुए कहा कि वह साम्राज्य का पिल्ला कुत्ता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज और मैक्सिकन राष्ट्रपति विसेंट फॉक्स, सर मुझे नहीं पता कि आप फांसी पर मरेंगे या चेचक से। जॉन मोंटागू सैंडविच के चौथे अर्ल राजनीतिक कार्यकर्ता जॉन विल्कस ने उत्तर दिया, अगर ग्लैडस्टोन टेम्स में गिर गया तो वह एक दुर्भाग्य होगा। अगर कोई उसे बाहर निकालता है तो मुझे लगता है कि यह एक आपदा होगी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम्स ग्लैप पर आग उगलते हुए कहा कि माननीय सदस्य इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक छड़ी पर एक सुअर का मूत्राशय संसद के लिए चुना जा सकता है। लेबर सांसद टोनी बैंक, टोरी एमपी टेरी डिक्स के बारे में कहा गया था कि वह एक क्रॉस आइड टेक्सन वार मोंगर है। रिपब्लिकन कांग्रेसी जैक कैंप श्री ट्रंप बहुत बेवकूफ है, हे मेरे भगवान। पेरिस के मेयर डेनी हिडाल्गो ने संयुक्त राष्ट्र पर भड़कते हुए कहा कि भाड़ में जाओ संयुक्त राष्ट्र, तुम मध्य पूर्व नरसंहार को भी हल नहीं कर सकते, तुम सब चुप रहो। फिलिपिनो के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुत्रे ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि अगर कोई तुर्की के राष्ट्रपति और एक बकरी के बीच पनपने वाले प्यार के बारे में मजाक करना चाहता है तो उसे तुर्की सहित किसी भी यूरोपीय देश में ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। 1809 में स्पेन के नेपोलियन के विवादास्पद अभियान के बाद नेपोलियन अपने शांति चाहने वाले प्रमुख राजनयिक चार्ल्स मॉरिस डी टैलियरैंड पेरीगार्ड के सामने कहा था कि वह एक वेश्या का बेटा है। बोरिस जॉनसन 2015 में जब वह लंदन के मेयर थे, ट्रंप के बारे में शुरू बदलते हुए कहा, वह राय बदलता है ऐसे जैसे हम में से बाकी लोग अंडर बियर बदलते हैं जैसे। डेनिश विदेश मंत्री क्रिस्टियल जेनसन ने डोनाल्ड ट्रंप पर वाक आग प्रहार करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप रॉयल बेबी रक्तपात करने वाला है। अब हम सोच सकते हैं
कि जिन देशों का यह गर्व था कि वह ईश्वरीय पुत्र है और विश्व को सब बनाने का अधिकार उन्हीं को है, वर्तमान में उसके राजनीति की वाक युद्ध किस तरह आग उगलते हुए दिखाया। हम सोच सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है। अभिव्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न कोई हैग न्यायालय गया और न कोई अपने विरुद्ध किसी कोर्ट में गया। इसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मगर यह नहीं समझिए जो कि ब्रिटेन में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, खास करके प्रेस पर वहाँ भी कमांडिंग है। जिस तरह भारतीय प्रेस को हर पार्टी कांग्रेस से लेकर बीजेपी रौता आ रहा है, उसी तरह अपने अपने देश में प्रेस से सब सरकार भयभीत है और उसको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। सत्ता पक्ष के सहयोगी या विपक्ष के सहयोगी अपने परिधि में वाकहीन हैं। अगर पार्टी बोस फरमान जारी करता है कि तुम सभी दिन को रात प्रचार करो, तो सभी राउंड हेडेड लोगों की तरह कार्यकर्ता दिन को रात प्रचार करने में लग जाएंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्ति का अभिप्राय है कान बंद और आंख मूंद कर सत्ताधारियों की माला जपते रहें, चाहे जिस हैसियत के लोग हों। अगर किसी ने ऐसी वैसी हरकत किया तो उसे मानहानि जैसे ब्रह्म राक्षस से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश कानून निर्माता अर्धशिक्षित और असामाजिक तत्व और अहंगवादी ग्रुप से आते हैं। भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव के समय एक दूसरे पर अपशब्दों रूपी बाणों का प्रहार होता है। यहाँ मुद्दा पर नहीं, सिर्फ बेटी रोटी और जाति पर सत्ता पर सवार हुआ जाता है। सत्ता पर सवार होने के बाद अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे कोर्ट में घसीटा जाता है। किसी पार्टी में हैं, आप किसी पार्टी में हैं तो देश द्रोह की क्रियाकलाप की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अगर आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति की शौक रखते हैं तो आप पर तालाबंदी है। प्रेस की आज़ादी को हर पार्टी और हर सरकार ने दमन करने की कोशिश की। भारत में प्रेस का मुख्य अभिभावक हमारे हिसाब से कोर्ट ही है। इसका उदाहरण 5 दिसंबर है। मानहानि विधेयक, नई दिल्ली के इंडिया गेट से बोट क्लब तक मानहानि विधेयक के विरोध में मार्च किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका के नेतृत्व में मालिकों, संपादकों, स्तंभकारों, पत्रकारों और उप संपादकों ने कड़ी धूप में 4 किलोमीटर का दूरी सफर किया। राजीव गांधी ने घोषणा की थी कि प्रेस ने इसका अध्ययन नहीं किया है, राज्यसभा में बिल पेश करने को टाल रहे हैं। राष्ट्रीय समन्वय समिति एनसीसी ने फैसला किया कि वह विधेयक वापस लेने तक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्री स्तरीय समिति से बात नहीं करेगी। 2 पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी और स्तंभकार सुंदर राजन विपक्षी नेताओं के साथ एक मंच पर विधेयक की निंदा करने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन सत्ता समर्थक ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडिटर्स कॉन्फ्रेंस से समिति से बात कराकर सरकार को इस तरह की मानहानि पर जीत दिलाई, यानी मानहानि विधेयक पास किया गया। यही अंतर है पूर्ण शिक्षित, संवेदनशील और राष्ट्रप्रेमी देश नायक पश्चिमी देशों में और मूर्ख और शिक्षित, जातिवाचक, अहंगवादी धारणा के प्रतिरूप भारत जैसे देश के नायकों में। धन्यवाद। शैलेश कुमार, नमस्कार।